जय हिंद दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इस वीडियो में खिलजी डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर के 1320 तक का ये समय काल है। खिलजी डायनेस्टी का आप ये मैप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अपना इंडिया का जो मैप है उसके अंतर्गत ये खिलजी डायनेस्टी है। ठीक है, खिलजी वंश का ये पूरा इतना दूर तक शासन था। ये पूरा पाकिस्तान को लेकर के, ये पूरा इधर जम्मू कश्मीर सिंध तक के लेकर के, इधर पूरा यहाँ तक। ठीक है, इधर अपना गुजरात तक देख रहे हैं, इधर पश्चिम बंगाल तक। ये सारा जो है खिलजी डायनेस्टी का उस समय का, ये पूरा उस समय शासन था इतना दूर तक। चलिए देखते हैं इसमें। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, खिलजी के बारे में हम लोग बहुत बार सुने हैं, बहुत इसके बारे में जान भी रहे हैं हम लोग। पद्मावत मूवी भी आप देखे होंगे, उससे ही से ये रिलेटेड है। जो खिलजी है, फिरोज शाह खिलजी, तो ये जो वंश है, इस वंश से आपको सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये आ जाता है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 ईस्वी में। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, किस वंश का शासनकाल सबसे कम समय तक था। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पूरा दिल्ली सल्तनत हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, इसमें वंश आ रहा है, उसमें सबसे कम समय तक का जो शासन था वो था खिलजी वंश का। तो इसका याद रखेंगे इसको। इस काल की मुख्य विशेषता यह रही कि इस दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए आगे हम लोग देखेंगे इसमें। यही कारण है कि खिलजी वंश को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। देखिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन रहेगा? फिरोज खिलजी। इसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की उपाधि, यानी कि पदवी धारण की थी, उपाधि धारण की थी। तो किसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो फिरोज शाह खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्की थे, लेकिन ये मतभेद है इसमें इतिहासकारों का, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जलालुद्दीन खिलजी बलबन के समय में, आप याद रखेंगे कि उस समय उसके शासनकाल में वो एक सेना नायक था। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न आता है, बीच बीच में हम लोग प्रश्नों का भी एनालिसिस करेंगे ताकि हम लोग का थोड़ा सा जुड़ाव बना रहे, समझ में आए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस तरीके वहां से किस तरीके से प्रश्न बनता है। देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी और मुबारक खिलजी। तो आपको पता चल गया होगा। तो इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संस्थापक सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको देखेंगे। देखिए आगे फिर हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रश्न बना है। अभी और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न रहेगा तो उसको भी देखेंगे। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकूबाद 1286 से लेकर के 1290 ईस्वी के समय में प्रारंभ हुआ। यानी कि कैकूबाद का जब हम लोग का समय था, उस समय कैकूबाद का समय था, उस समय से जलालुद्दीन जो था उसका राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, यानी कि वो बहुत ज्यादा राजनीतिक में वो आगे बढ़ने लगा। ठीक है, कैकूबाद के समय में ही वह सामना का सूबेदार था। ठीक है, याद रखेंगे जलालुद्दीन के बारे में। और
ये सर ए जहांदार यानी कि शाही आरक्षक के पद पे भी नियुक्त था उस समय, कैकुबाद के समय में। देखिए कैकुबाद ने उसको यहाँ पे इस्ता खां, ठीक है, इस्ता खां की उपाधि भी दी थी। कैकुबाद इस्ता खां की उपाधि दिया था, ठीक है, किसको? जलालुद्दीन खिलजी। अभी तक ये जो प्रश्न इसमें से आया है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, लेकिन अगर हो सकता है इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आएगा तो उस समय के लिए आपको थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो इससे पहले ममलूक वंश या गुलाम डायनेस्टी देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे लास्ट में कैकुबाद के बारे में, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। तो वो जो शासक कैकुबाद था, उस समय जलालुद्दीन खिलजी जो था उस समय नॉर्मल सामना एक जगह है वहां पे, वहां का एक सूबेदार था, ठीक है। या फिर उसी को सरे जहांबाद यानी कि शाही आरक्षक के का पद भी दिया गया था। और कैकुबाद जो है, जो गुलाम वंश का लास्ट में आप देखेंगे ये शासक रहता है कैकुबाद, तो वो जो है इस यहाँ पे इस्ता खां की उपाधि भी देता है, किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। चलिए आगे देखते हैं इसी में। जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक यहाँ पे क्यूमर्स क्यूमर्स की हत्या की। लास्ट में गुलाम वंश के आखिरी में क्यूमर्स की हत्या करता है 1290 ईस्वी में, और उसके बाद से किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली के राजगद्दी पे बैठता है। तो ये 1290 ईस्वी खास करके थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक प्रश्न तो आ गया संस्थापक से, तो अगली बार ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई, है ना। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किस सन में की गई थी? 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में कैकुबाद के द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है, किलोखरी को, और अपनी राजधानी भी बनाया। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी आ सकता है, याद रखेंगे इसको भी, कि जो फिरोज शाह खिलजी था, वो जब खिलजी वंश का स्थापना करता है तो उसके साम्राज्य की अपना एक राजधानी बनाता है। तो वो राजधानी कौन सा राजधानी होता है? किलोखरी, ठीक है। किलोखरी में एक महल है जिसको किलोखरी महल कहते हैं, वहां पे वो अपना एक तरीके से राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं इसी में। बलबन की यहाँ पे रक्त लौह नीति को त्याग करके इसने उदारता की नीति अपनाई। जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लगता है कि क्योंकि हत्या करके हर कोई किसी न किसी का हत्या करके बाद में सुल्तान बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ये इतिहासकारों का मानना है कि वो काफी उदार नीति का था, सभी के प्रति उदारता थी, ठीक है, हिंदुओं के प्रति भी उनके मतलब एक तरीके से उदार व्यक्ति था वो। देखिए आगे इसके बारे में एक चीज और याद रखेंगे, मध्यकाल का ये पहला शासक बना जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ खास बातें हैं फिरोज शाह खिलजी के बारे में। वस्तुतः जलालुद्दीन ने अहस्तक्षेप नीति को अपनाया। जलालुद्दीन के समय 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। इसी के एक और मंगोल आक्रमण हलाकू के पौत्र, ये उलूग खां के नेतृत्व में हुआ। मतलब इसके शासनकाल में दो मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है। ये नॉर्मल है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा उसमें इससे भी ज्यादा आक्रमण होते हैं, मंगोल आक्रमण, ठीक है। उसके बारे में फिर आप अलग से याद रखेंगे, मैं बताऊंगा उस समय। देखिए जलालुद्दीन के शासनकाल में ही अलाउद्दीन ने ये देवगिरी शासक, ये रामचंद्र देव है वहाँ का शासक, ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे सफल अभियान किया। यहाँ पे अब अलाउद्दीन का एंट्री हो गया है, ठीक है। अलाउद्दीन के बारे में हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे। देखिए जुलाई 1296 ईस्वी में अली गुस्सार्च, ठीक है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी भी कहते थे, ठीक है, इसको गुस्सास भी कहते हैं, ठीक है, इसका नाम ये भी है, और अलाउद्दीन खिलजी भी इसका नाम है। ये जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना। देखिए
तो ये अलाउद्दीन खिलजी, अब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन को ये यहाँ पे कड़ा मानिकपुर यहाँ पे ये बुलाता है और गले मिलने के समय मतलब धोखे से उसको चाकू मार करके हत्या कर देता है, ठीक है, और सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बना? तो इस तरीके से एनडीए में एक प्रश्न पूछा गया है 2018 में। ये एक यहाँ से एक प्रश्न बना, क्योंकि कहीं ना कहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट शासक है, तो इसलिए उसका हत्या कौन कर दिया, और उसका हत्या करने के बाद से समझ लो कि उसका जो शासन है समाप्त हो गया, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो वो प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बना? तो खिलजी वंश का अगला शासक कौन बना ये भी आप समझ सकते हैं, या फिर अलाउद्दीन जो है वो किसका हत्या किया, या फिर ऐसे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या किसने किया। तो इस तरीके से प्रश्न कई बार घुमा फिरा करके भी देता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है यहाँ पे शिहाबुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, या फिर बख्तियार खिलजी, या फिर मुबारक खिलजी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ये जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या की? तो किसका हत्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, ठीक है। फिर ये अपना अगला शासक बनता है। अब हम लोग यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जो है वो किसका भतीजा रहेगा? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा रहता है। कौन? यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका यहाँ पे मतलब उसके जो माता पिता रहते हैं, मतलब बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई रहती है, तो जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, वही उसको पालन पोषण वगैरह करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, जलालुद्दीन का ये भतीजा है। अलाउद्दीन के पिता का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने उसका पालन पोषण किया और बाद में उसे अपना दामाद भी बनाया, ठीक है। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना, तब उसने इलाहाबाद जिले में ये कड़ा मानिकपुर की जागीर अलाउद्दीन को दे दी, ठीक है। अलाउद्दीन कौन है? जलालुद्दीन का भतीजा है, ठीक है। तो एक तरीके से पूरा जलालुद्दीन इसका पालन पोषण करता है, साथ में जब ये बड़ा हो जाता है और जलालुद्दीन सुल्तान बन जाता है, उस समय ये अलाउद्दीन को इलाहाबाद जो जिला है वहां पे एक कड़ा मानिकपुर जगह है, ठीक है, उसका पूरा वो एरिया दे देता है उसको, अलाउद्दीन को, और फिर वहां पे अलाउद्दीन शासन करता रहता है। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अलाउद्दीन यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में ये शासक जो है, यही शासक ऐसा है जिसने यहाँ पे सिकंदर सानी या फिर सिकंदर द्वितीय सानी, ठीक है, ऐसा उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चित्र भी दिखाया हुआ हूँ मैं, मैप भी दिख रहा है, तो ये इससे काफी अच्छे से आप समझ पाएंगे। और इसका जो व्यवहारिक एक तरीके से बहुत चालू, बहुत मतलब फास्ट भी रहता है ना ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इससे, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी से देखें आप क्या क्या प्रश्न बना है, क्योंकि वो क्या है, खिलजी वंश का संस्थापक है, इसलिए वहां से थोड़ा बहुत प्रश्न बनता है, ज्यादातर संस्थापक से ही प्रश्न बनता है। उसके बाद जो आएगा ये अलाउद्दीन खिलजी, इससे जो जो प्रश्न बनता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसको याद रखेंगे, सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय का उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत मूवी अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, उसमें भी काफी थोड़ा सा जो भी है मूवी है वो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझ पाएंगे, है ना, थोड़ा जुड़ाव महसूस होगा उसको देखेंगे तो। देखिए आगे देखते हैं इसमें, ये एक यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रश्न बनता है इससे, कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना वो खुद भी एक नया धर्म चलाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो कई बार इस तरीके से प्रश्न बनता है, खिलजी वंश में या फिर दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो कि नया धर्म चलाना चाहता था, ठीक है। लेकिन उलेमा या जो मुस्लिम विद्वान है उन लोगों ने उसको समझाया और उस निर्णय को रोका वहीं पे, ठीक है, नहीं तो फिर एक ये भी अपना एक नया धर्म चालू कर देता।
तो इस तरीके से प्रश्न बनता है इससे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से। देखिए अगला बात इसमें देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। यहाँ से भी ये प्रश्न बनता है, ठीक है, तो ये टॉपिक भी याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हम लोग इससे पहले एकता व्यवस्था देखते थे, मतलब बाकी जो शासक है इससे पहले वो लोग क्या करते थे, जो लोग सेना जो भी सेना या शासक हैं सुल्तान के दरबार में, वो लोग को पेमेंट ना दे करके, ठीक है, वेतन ना दे करके उनको जमीन वगैरह दे देते थे, ठीक है, उनके वेतन के नाम पे। वो लोग उसमें फिर अपना जो भी चीजें उगाना है वो सब चीजें उसका करते थे, या फिर वो भी किसी को दे देते थे, वहां से टैक्स वगैरह करके अपना जो भी है इस तरीके से वेतन के रूप में ये चलता था, ठीक है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी आया, ये क्या किया कि वो सब देना बंद कर दिया और वो नगद वेतन देना शुरू कर दिया सेनाओं को, ठीक है, जो शासक हैं वो लोगों को, और स्थायी सेना भी गठन किया। पहले स्थायी सेना नहीं थे, लेकिन अभी ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये स्थायी सेना का भी गठन करता है, वो उसका शुरुआत करता है। तो इसलिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है, अभी प्रश्न मैं बताऊंगा इसके बाद से। देखिए घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरुआत करता है ये, यानी कि घोड़ा को एक तरीके से उसको चिन्ह देना, ठीक है, घोड़े लोगों का भी अपना एक पहचान रखना, और सैनिकों का एक तरीके से, जो पहले तो चित्र उस टाइप से नहीं था, तो उन लोगों का एक चित्र बनाना, ठीक है, तो ये सब का भी शुरुआत करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। तो ये जो अपना ये पहला स्लाइड जो है इसके अंदर आपको याद रखना है, ये नया धर्म चलाने का ये प्रयास करता है, और दूसरा नगद वेतन सेनाओं को ये शुरुआत करता है नगद वेतन देने का, और स्थायी सेना का नींव रखता है। आगे देखते हैं अब इससे प्रश्न किस तरीके से बना हुआ है। देखिए कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो कौन सा सुल्तान है, याद रहेगा, ठीक है। ये शायद यहाँ पे मैं वो डालना भूल गया, ठीक है, ये पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे इसको, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? देखिए ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है ये अलाउद्दीन खिलजी, जो कि स्थायी सेना रखने का मतलब रखने का नींव डालता है, यानी कि रखने का शुरुआत करता है पहली बार, प्रथम बार। तो याद रखेंगे, देखिए इसमें इस तरीके से ऑप्शन आया था कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी भी दे सकता है, तो आप फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन आप याद रखेंगे अ से अलाउद्दीन आ रहा है, अ से सबसे पहला जो अ का मात्रा आता है वो पहले अ ही आता है, तो अ से पहला अ मात्रा पहले नंबर पे आ रहा है, तो पहला जो शुरुआत करेगा वो अ ही करेगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी करेगा। जलालुद्दीन ज आ रहा है, लास्ट में है ज, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। यदि अ और ज में कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे भू राजस्व को बढ़ा करके उपज का 50% कर देता है, यानी कि जो भू राजस्व है, जो टैक्स है, जो भूमि पे जो टैक्स लगाते थे बाकी सुल्तान, वहां पे ये क्या करता है 50% टैक्स लगा देता है, समझ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चेंजेस की गई है, तो इसलिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भूमि राजस्व पे जो टैक्स लगाता है 50% तक लगाता है। उसने लूटे हुए धन, जिसको खम्स कहा जाता था, ठीक है, खम्स कहते थे जितना भी लुटेरे जो होते थे उस समय के, जो लुटेरे होते थे और वो लोग लूटते थे ना, वो लोग भी आकर के सुल्तान को उसमें से हिस्सा देते थे। तो वो जो हिस्सा था पहले 25% था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उसको बढ़ा करके 75% कर दिया, यानी कि कोई चोर रहेगा अगर वो लूट पाट करेगा, तो लूटने के बाद जो ले करके आएगा उसमें से जो सुल्तान है वो 75% रख लेगा, ठीक है, 25% केवल वो लुटेरे को देगा। देखते हैं आगे इसी में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का 4 प्रमुख सेनापति थे, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है और बनने की संभावना भी है, ठीक है। देखिए पहला है जफर खान, दूसरा है नुसरतन खां, तीसरा है
उलुग खां और चौथा है मलिक काफूर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक काफूर के बारे में एक खास बात है, याद रखेंगे कि मलिक काफूर जो है उसको गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, 1000 दिनार दे करके मलिक काफूर जो है ये सेनापति को ये खरीदा था। इसलिए जो मलिक काफूर है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, तो मलिक काफूर को याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका एक प्रमुख सेनापति था और उसको 1000 दिनार दे करके खरीदता है। देखिए आगे देखते हैं इसी में, अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ पे समय काल में सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत सल्तनत के अंतर्गत किस शासक के शासन काल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। देखिए आगे इसमें देखते हैं, 1306 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी, ठीक है, ये कुबक, ठीक है, ये जो आक्रमण है मंगोल का, एक आक्रमण यहाँ पे याद रखना है। क्यों याद रखना है मैं बता रहा हूँ। आक्रमणकारी जो कुबक है, ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी जो है ये कुबक, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? जफर खां। इन दोनों के बीच मंगोल मतलब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें जो है जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है जफर जफर खां, ये नेतृत्व कर रहा था जब मंगोलों का आक्रमण हुआ। यहाँ पे मंगोल का जो आक्रमण हुआ उसमें जो एक तरीके से नेतृत्व करने वाला कौन था? कुबक। ठीक है, ये कुबक है। और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, तो उसका सेनापति था जफर, तो ये नेतृत्व कर रहा था जफर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जफर है, जफर तो इसको भगा देता है, यानी कि पराजित कर देता है मंगोल को, ये कुबक को पराजित कर देता है, लेकिन यहाँ पे जफर खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध में। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मंगोल आक्रमण के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा शासक जो था वो उसकी हत्या हो गई थी या मारा गया था, मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए ये जो आक्रमण है याद रखेंगे, 1306 ईस्वी में ये मंगोल आक्रमण हुआ था। कौन किया था? कुबक किया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जफर खां, वो नेतृत्व किया और जीता भी। ठीक है, लेकिन उस समय उसकी मृत्यु हो गई, उसमें वो मारा गया। देखिए इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? एसएससी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है जफर खां, बी है नुसरत खां, और सी है अल्फ खां, और डी है उलू खां। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। देखिए 1301 ईस्वी में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। उसमें से क्या-क्या विद्रोह हुए हैं? देखिए यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, देख रहे हैं इसका कितना सारा मतलब एक तरीके से अपने शासनकाल में कितना परिवर्तन कर रहा है। नया धर्म तक लाने का सोचा था। तो इस तरीके से इसके बदलाव इतना ज़्यादा थे ना कि कई बार इसके विरोध में ना विद्रोह करने लगे। इन्हीं के जो मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके अंतर्गत जितने भी शासन के लोग हैं, उनके अंतर्गत जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हीं लोग कई बार इनके अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विरोध कर देते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 विरोध किया गया। उसके अलावा उसके बाद से फिर जो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो फिर अपना और शासन में कुछ-कुछ परिवर्तन करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि कौन-कौन विद्रोह करता है इसके खिलाफ में। देखिए पहला है यहाँ पे अकत खां, ये विद्रोह करता है। दूसरा है उमर खां एवं मंगू का विद्रोह, और उसके बाद तीसरा है हाजी मौला का विद्रोह। तो हो सकता है ये 3 लोग जो विद्रोह किए थे, यहाँ पे 3 जो विद्रोह हुआ उसमें हो सकता है कि ऐसा प्रश्न बने, लेकिन इसके अलावा इतना सारा अलाउद्दीन खिलजी ऐसा-ऐसा काम किया है कि लगभग ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन आप याद रख सकते हैं तो रखिएगा। ठीक है? देखते हैं ये विद्रोह के बाद से फिर क्या-क्या परिवर्तन करता है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जब ये लोग विद्रोह करते हैं ना, उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा-सा और यहाँ पे क्या होता है, सतर्क हो जाता है। ठीक है? तो फिर यहाँ धीरे-धीरे करके अपना एक और अलग से नीति बनाता है ताकि कोई विद्रोह जल्दी से ना करे।
क्या क्या अपना यहाँ पे परिवर्तन करता है, देखिए अध्यादेश लाता है। अलाउद्दीन खिलजी अध्यादेश लाता है। क्या अध्यादेश लाता है? पहला तो एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना करता है, यानी कि गुप्तचर का स्थापना करता है, यानी कि इसके गुप्तचर रहेंगे, ठीक है, वो हर जगह पे फैले रहेंगे और कहीं भी कोई भी ऐसा प्लान करता हुआ दिखा इसके विरोध में, तो ये गुप्तचर जो होंगे तुरंत अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के बताएंगे और अलाउद्दीन खिलजी उसको रोक सकेगा। तो ये व्यवस्था करता है। उसके बाद से अमीरों के पारंपरिक मेल-जोल और विवाह संबंधों पर रोक लगाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगता है कि जितना भी ये पारंपरिक मेल-जोल होगा, विवाह वगैरह समारोह वगैरह होगा, उसमें क्या होगा कि ये बहुत सारे लोग एक साथ जुटेंगे, ठीक है? और जुटने के बाद से फिर बातचीत करेंगे तो हो सकता है कहीं उसके विरोध में प्लान करने लग जाएँ, तो इसलिए इस पे भी ये रोक लगा देता है। उसके बाद से शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर भी रोक लगाता है, क्योंकि ये सोचता है कि उस पे भी अगर मान के चलो पीने के लिए 4 लोग ऐसे बैठते हैं कहीं भी, और पहले को मैख़ाना जो सुना हो गया, तो उस तरीके का जो जगह था वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। अब इकट्ठा होंगे एक जगह पे, तो हो सकता है वहाँ भी इसके विरोध में प्लान करने लग जाएँ, ठीक है? तो इसलिए इसको भी वो बंद करा देता है, मादक पदार्थों का प्रयोग भी रोक लगा देता है उसपे। अनुदान में दी गई भूमियाँ जिसमें से इनसे वापस ले लेता है और राजस्व अधिकारियों को निर्देश देता है यहाँ पे कि जिसके पास भी अत्यधिक संपत्ति होगा उसको कर के रूप में ले लिया जाए। अगर किसी के पास संपत्ति ज़्यादा नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा कुछ इसके विरोध में प्लान भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक व्यवस्था करता है, ठीक है? तो देख रहे हैं काफ़ी एक तरीके से समझदार है। अलाउद्दीन खिलजी जो है काफ़ी होशियार है। अपने जो शासन को किस तरीके से चलाना है और उसको कैसे करके बचाना है, ये भी अच्छे से जानता है ये। तो ये 4 अध्यादेश है, याद रखेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि कई सारा जो अलाउद्दीन खिलजी है बहुत सारा युद्ध वगैरह लड़ता है, बहुत जगह पे शासन अपना जमाता है। तो वहाँ पे कुछ-कुछ ऐसे जो है जहाँ-जहाँ उसका विजय हुआ है, जो-जो शासन को जीता है, जिस जिस एरिया को जीता है उसमें से कुछ को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गुजरात विजय, ठीक है? गुजरात में भी ये आक्रमण करता है और वहाँ से गुजरात का पूरा एरिया को जीत लेता है। वहाँ पे क्या होता है देखिए 1299 ईस्वी में इस समय वहाँ का जो शासक रहता है कर्ण बघेला, ठीक है? कर्ण बघेला ये 1299 में गुजरात अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, और कर्ण बघेला जो है वहाँ पे बिना युद्ध किए वो भाग गया वहाँ से और देवगिरी में रामचंद्र देव के पास वो शरण लेता है, यानी कि गुजरात विजय जो है वो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है, यानी कि गुजरात में आक्रमण करता है। उस आक्रमण करते समय वहाँ पे जो शासक रहता है गुजरात का कर्ण बघेला, वो युद्ध ही नहीं लड़ता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इतना आक्रामक है कि वो हर कोई उसके बारे में पहले से ही दहशत में थे, ठीक है? देखे होंगे आप, मूवी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे उसका एक तरीके से जो दिखेगा मूवी, ठीक है? उसका व्यवहार उसमें देखेंगे। तो कहीं न कहीं हो सकता है इतिहासकारों के द्वारा उसी तरीके से होगा, इसलिए उस तरीके से एक्ट करता है उसमें, ठीक है? तो आप देखेंगे कि बहुत आक्रामक आक्रामक रहता है। तो इसलिए जो कर्ण बघेला है गुजरात का शासक, वो युद्ध ही नहीं करता, उससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है, ठीक है? और कहाँ जाता है? देवगिरी चला जाता है। रामचंद्र देव के यहाँ पे जाकर के छुपा रहता है, ठीक है? तो एक तरीके से क्या हुआ कि वो गुजरात तो जीत गया, तो गुजरात जीतने के बाद से उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो ये गुजरात विजय हो गया इसका। आगे देखते हैं रणथंभौर विजय, ठीक है? रणथंभौर विजय 1300 से लेकर के 1301 ईस्वी में इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था, ठीक है? 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रनमल, ठीक है, रनमल के विश्वासघात के कारण से 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे पूरा किले को जीत लिया। तो इसका एक मंत्री रहता है रनमल, ठीक है, ये विश्वासघात करता है इसके साथ, कहीं ना कहीं जितने भी इसके साथ खुफिया जो भी बातें हैं या प्लानिंग है वो सब हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को पहले से जाकर के बता दिया। उसके कारण से क्या है कि यहाँ पे इसका जो शासक है हमीर देव वो पराजित हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और इसको भी अपने शासन में अपने
राज्य में मिला लेता है। तो ये रणथंभौर विजय जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव से संबंधित है। आगे देखते हैं इसमें चित्तौड़ विजय। ठीक है, चित्तौड़ विजय काफी चर्चित भी ये एक था इसमें, है ना, चर्चित था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसी के ऊपर जो है ये पद्मावत मूवी बना हुआ है। तो ये जो चित्तौड़ विजय जो है 1303 ईस्वी का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसके बारे में देखते हैं। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने यहाँ पे अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया था। और यहाँ के राजा जो है रतन सिंह, ठीक है, राजा रतन सिंह उसको पराजित करता है। किसको, किसके लिए? पद्मावती के लिए, ठीक है, करता है। किंतु यहाँ पे जो रानी है वो पद्मावती जो है वो चित्तौड़ की महिलाओं के साथ क्या करती है? जौहर कर लेती है। देखेंगे पहले ये जौहर परंपरा मतलब एक बहुत बड़ा सा कुआं टाइप से बनाते थे और उसमें आग जला करके खुद वहां पे उसमें कूद जाते थे, उसको जौहर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्तौड़ का जो विजय हुआ, चित्तौड़ विजय का ये जो मामला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसमें। चित्तौड़ का 1303 ईस्वी में यहाँ पे चित्तौड़ का शासक कौन था? राजा रतन सिंह। इसके बारे में और पद्मावती के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मालवा का विजय देखेंगे इसमें। 1305 ईस्वी में शासक यहाँ पे महलक देव, ठीक है, तो मालवा का जो शासक है यहाँ पे महलक देव है। और 1305 में फिर मालवा अभियान हुआ जिसमें कि महलक देव पराजित हुआ और मालवा को भी जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने सल्तनत में मिला लेता है। आगे देखते हैं देवगिरी का अभियान। 1307 ईस्वी में शासक रामचंद्र देव, ये देवगिरी का शासक है, ठीक है। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। मलिक काफूर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेना है, मतलब सेना नायक है, जिसमें से एक है जो 4 लोगों को जो खरीदा था उसमें से एक मलिक काफूर है। रामचंद्र देव को, यहाँ पे रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेजा गया। यानी कि देवगिरी अभियान में भी पूरा देवगिरी का जो शासन है यहाँ पे भी एक तरीके से आक्रमण करते हैं और रामचंद्र देव वहां पे हार जाता है। लेकिन रामचंद्र देव का पूरा परिवार को दिल्ली लेकर के जाते हैं, वहां पे 6 महीने तक उसको अच्छे से आराम से रखते हैं। और फिर जो रामचंद्र देव है वो अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर देता है, ठीक है। उसके बाद से सुल्तान इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का, ठीक है, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा इसको देता है। देख रहे हैं उस समय मतलब कितना रईस होंगे, मतलब 1 लाख स्वर्ण का मुद्रा गिनते हुए, अब गिनती करेंगे मतलब 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देता है उसको, ठीक है, 1 2 3 करके ऐसा 1 लाख मुद्रा मतलब कॉइन्स देता है उसको सोने का। और राया राया का उपाधि भी देता है, ठीक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी किसको देता है? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव, ठीक है, और उपाधि प्रदान करता है और इस तरीके मतलब इज्जत से, प्यार से, सम्मान से उसको फिर से वापस भेज देता है। कई बार ऐसा बहुत जगह पे और भी विजय अभियान है इसका, तो वहां पे उस एरिया को जीत लेता है और वहां का एक प्रमुख, एक शासक बना देता है और छोड़ देता है, चलो शासन करो लेकिन वो लोग मेरे ही अंदर है, ऐसा। तो आगे देखते हैं अब इसके बारे में। पांड्य राज्य पर भी आक्रमण करता है यहाँ पे 1311 ईस्वी में। ये दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत है, ठीक है। ये दक्षिण भारत अभियान और उत्तर भारत अभियान यही चलाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत पांड्य राज्य पे आक्रमण करता है, कब करेगा? 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ का जो शासक था वीर पांड्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पांड्य जो राज्य है उसके अंतर्गत शासक जो है वीर पांड्या है और इसकी राजधानी थी मदुरा, ठीक है। ये 1311 में मलिक काफूर यहाँ पे मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन जो वीर पांड्या है इसके हाथ नहीं लगा और यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट भी किया। देखिए दक्षिण का यही एक ऐसा राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वीर पांड्या है वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, उसके हाथ भी नहीं लगता है, मतलब युद्ध वगैरह सब करता है लेकिन फिर भी उसके हाथ नहीं लगता और ना ही उसकी एक तरीके से विजय को स्वीकार भी करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी कि भले ही उसका साम्राज्य लुट गया लेकिन वो हार नहीं माना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वीर पांड्या।
देखिए ये सब जितना भी इसका दक्षिण अभियान था उसके अंतर्गत हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी कुछ-कुछ चीज़ें निर्माण करवाता है, तो उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न भी बनता है, हम लोग प्रश्न भी देखेंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया जो दिल्ली में है। और ये है, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये पेन पेन से लिखिएगा। देखिए ये जो है ना, ये तो कुतुब मीनार है, ये अलाई दरवाज़ा है। तो ये अलाई दरवाज़ा जो है ना वो कुतुब मीनार मतलब एंट्री गेट है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एंट्री गेट बनवाता है, यानी कि इसी का नाम है अलाई दरवाज़ा, ठीक है? तो यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। एक प्रश्न तो ये बनता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण कौन बनवाया? कौन करवाया, ठीक है? दूसरा ये प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार का एक तरीके से जो यहाँ पे मतलब एंट्री गेट है, उसका नाम क्या है इस तरीके से? तो ये 2 प्रश्न बनता है, तो आप याद रखेंगे जो अलाई दरवाज़ा है, वो क्या है? वो कुतुब मीनार का एंट्री गेट है, ठीक है? दिख रहा है ये पूरा चित्र में? देखिए, इससे प्रश्न हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रश्न बना था। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? देखिए ये यूपीपीसीएस 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ऑप्शन ए, ये जमात खाना मस्जिद, बी सीरी, और सी कुतुब मीनार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कुतुब मीनार का ये जो है अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। इस तरीके से प्रश्न आता है, ठीक है, कि जो अलाई दरवाजा है वो किसका मुख्य द्वार है, या फिर कुतुब मीनार का मुख्य द्वार का क्या नाम हो सकता है अगली बार इस तरीके से प्रश्न पूछे घुमा फिरा करके, तो याद रखेंगे इसको। देखिए एक और प्रश्न बना है यहाँ से, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है फिरोज तुगलक। याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का और 2 चीज और ये बनवाता है, सीरी का किला, ठीक है। ये भी सीरी का किला, ये भी दिल्ली में है, ये देख रहे हैं ये चित्र है, ये सीरी का किला है, ठीक है। और एक बनाता है यहाँ पे हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, यानी कि यहाँ पे ये जो खंबा दिख रहा है ना, ये हजार खंबा इसी तरीके से बना हुआ है। तो इन दोनों का और एक, ये 3 चीजें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखेंगे, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, और हजार खंबा। ये तीनों का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था, ठीक है। ये देख रहे हैं सीरी का किला, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा चित्र वगैरह, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए अभी 2021 में ही बना है प्रश्न, हो सकता है अब सीरी किला और ये हजार खंबा महल से भी प्रश्न बन जाए। देखिए आगे देखते हैं कि अब खिलजी वंश का पतन धीरे धीरे किस तरीके से होता है। यहाँ पे अलाउद्दीन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है कितना में, 1316 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद से जितने शासक बने हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद क्रमशः यहाँ पे शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, ये अयोग्य शासक सत्ता में आते हैं लेकिन कुछ नहीं करते उस तरीके से। एक चीज बस इसके बारे में, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, इसका जो शासन काल जो रहता है 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है। बस यही इसमें पहला शासक है जो कि अपने आप को खलीफा घोषित करता है, ठीक है। अपने आप को दिल्ली सल्तनत में या फिर खिलजी वंश में अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला कौन सा शासक था, तो याद रखेंगे ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। ये अपने आप को घोषित करता है। 1317 ईस्वी में देवगिरी की पूर्ण विजय विजय उसकी एक बड़ी उपलब्धि भी थी, यानी कि देवगिरी का भी एक तरीके से फिर से विजय करता है। तो ये इसके बारे में 2 चीजें हैं बस, बाकी जो ये खिलजी वंश के अंतर्गत बाकी और कोई शासक उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये लास्ट शासक के बारे में बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि ये खलीफा अपने आप को खलीफा घोषित करता है और देवगिरी को एक बार फिर से जीत लेता है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना है, निम्नलिखित में से
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है मुबारक शाह खिलजी, बी है बलबन और सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है फिरोज तुगलक। ठीक है, तो याद रखेंगे मुबारक शाह खिलजी को। देखिए यहाँ पे जो गयासुद्दीन तुगलक है ये खिलजी वंश का लास्ट अंतिम शासक होता है। ठीक है, मतलब ये लास्ट में जो खिलजी वंश का अंतिम शासक, और जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और एक और है ये मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी लास्ट में, मतलब इसका बस दो ही पॉइंट याद रखना है। ये खुद यहाँ पे ये खलीफा घोषित करता है स्वयं को, और देवगिरी को फिर से जीत लेता है। तो ये दो चीजें बस मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में याद रखना है, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ज्यादा टॉपिक है, उसको याद रखना है, और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतना याद रखना है कि वो संस्थापक है इसका, और एक दो पॉइंट और उसके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक, ये जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक है। ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित करता है, और यहाँ पे तुगलक वंश की नींव यहाँ पे रखता है। ठीक है, मतलब कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है। देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक जो है यहाँ, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक सुल्तान, यानी कि ये नासिरुद्दीन खुसरो। तो जो खिलजी वंश है उसका जो शासक है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये आखिरी अंतिम इसका शासक है। और जो गयासुद्दीन तुगलक जो है, ये तुगलक वंश की मतलब नींव रखता है। ठीक है, यानी कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा मेरे को। देखिए ये जो जी बना दे रहा है ना, थोड़ा सा मेरे पास व्यवस्था नहीं है इसका। तो ये गयासुद्दीन तुगलक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एल। ठीक है, तुगलक भी आप लास्ट में देख रहे हैं, यानी कि तुगलक वंश अब आएगा इसके बाद से। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये गयासुद्दीन तुगलक है, ये क्या करता है, ये नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या करता है लास्ट, यानी कि जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, ये अलाउद्दीन खिलजी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, तो इसका क्या करेगा, गयासुद्दीन तुगलक हत्या कर देगा, और उसके बाद से तुगलक वंश की स्थापना करेगा। तुगलक वंश की आगे अब हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश का नींव कौन रखेगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया था जल्दी जल्दी में, लास्ट आ गया है हमारा ये वीडियो। ठीक है, तो ये आप समझ गए यहाँ पे अच्छे से। ठीक है ना, नासिरुद्दीन खुसरो जो है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, अब तुगलक वंश आएगा, उसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जो खिलजी वंश है वो हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें जो इसका कंटेंट है अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को लाइक करें, और साथ ही साथ आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तुगलक वंश अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।